नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आज देखते हैं कौन कौन सी। वैसे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको सामने ही नज़र आ रही हैं। 10,000 करोड़ मोर फॉर मनरेगा स्कीम, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज, वुमेन आउट नंबर मैन, ब्रिंगिंग इन 3 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर। फिर सेक्स रेशियो के बारे में यही बात यहाँ पे की गई है। डिसीजन टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिंग ईडब्ल्यूएस, जर्मनी अनाउंसेस $1.2 बिलियन सपोर्ट फॉर इंडियाज फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही थंबनेल में आपको नजर आ रही हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। 10,000 करोड़ मोर फॉर मनरेगा स्कीम। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10,000 करोड़ रुपए और एलोकेट किए हैं मनरेगा स्कीम को, और ऐसा नहीं है कि आगे एलोकेट नहीं होंगे, ठीक है, और भी पैसा एलोकेट किया जा सकता है डिमांड के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए दिए सरकार ने, थोड़ा समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि बात यह है कि इस 10,000 करोड़ को देने के बाद भी इस साल जो मनरेगा का टोटल बजट होगा वो होगा 76,340 करोड़, और अब तक मनरेगा पे जो भी टोटल खर्चा हो चुका है वो हो चुका है 86,229 करोड़ का। तो अभी भी मनरेगा के खर्चे का जो अकाउंट लिस्ट है वो नेगेटिव में है, रेड में है। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो चुका है और पैसा कम आया है। तो कम से कम जितना पैसा ऑलरेडी खत्म किया जा चुका है उतना तो देती भारत सरकार, बट उतना यहाँ पे नहीं दिया गया। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि डिमांड के असेसमेंट के हिसाब से हम पैसा देंगे, वो कब देंगे वो बाद में पता चलेगा। ओके, अभी के लिए 1,170 करोड़ की वेज पेमेंट मनरेगा वर्कर्स की बची हुई है। तो आप बोलोगे कि जब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए कम दिया है तो इतनी पेमेंट ही कैसे बची है? देखिए, राज्य की सरकारें पेमेंट कर देती हैं, राज्य की सरकारों को बाद में केंद्र की सरकार से पैसा मिल जाता है। अभी के लिए जितनी डिमांड है मनरेगा के अंदर उतना काम नहीं मिल रहा है। 13% हाउस होल्ड्स ने जब काम की डिमांड की मनरेगा के अंदर, उनको काम नहीं मिल पाया है। गुजरात, तेलंगाना, बिहार में तो 20% हाउस होल्ड्स ने जिन्होंने डिमांड की है काम की, उनको काम नहीं मिल पाया है। ओवरऑल अगर आप देखो तो मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। रूरल इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, गांव साइड में, ज्यादातर मनरेगा के अंदर काम पकड़ के थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, जितना पैसा सरकार ने एलोकेट किया था उससे 50,000 करोड़ ज्यादा खर्च किया था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा था 2020-21 में मनरेगा के ऊपर भारत सरकार का। और इस बार भी पूरे डिमांड के हिसाब से जाएं तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाएगा। 76,000 करोड़ तो अभी कर रखा है, 10,000 निगेटिव में चल रहे हो, और अभी तो काफी समय बचा है इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। हम नवंबर में है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बहुत आराम से अगर भारत सरकार पैसा दे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस बार भी क्रॉस हो जाएगा। मनरेगा स्कीम की बात की जाए तो सालाना 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसके अंदर। सारी डिस्ट्रिक्ट्स इस प्रोग्राम के अंदर आती हैं, केवल वो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं आती जहां पे 100% अर्बन पॉपुलेशन है। और जो ड्रॉट वाले इलाके हैं, नेचुरल कैलेमिटी के वाले इलाके हैं, रूरल इलाकों में जहां पे ज्यादा ड्रॉट्स आते हैं, ज्यादा नेचुरल कैलेमिटी आती है, वहां पे 100 दिन से 50 दिन एक्स्ट्रा का अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। मतलब साल में टोटल 150 दिनों का। और सेक्शन 3(4) ऑफ द मनरेगा क्या बोलता है कि अगर राज्य की सरकार चाहे तो ये जो 100 दिन की लिमिट है भारत सरकार की, इससे एक्स्ट्रा दिन का भी काम दे सकती है, बशर्ते उस एक्स्ट्रा दिन के काम के पैसे राज्य की सरकार को अपने पैसों में से देने पड़ेंगे। ठीक है ना? मनरेगा के अंदर वेज रेट्स बहुत कम बताए जाते हैं। जो मिनिमम वेज रेट एग्रीकल्चर के फील्ड में सरकार द्वारा रिलीज किया जाता है ना, उससे भी कम मनरेगा के अंदर दिया जाता है 21 में से 17 स्टेट्स में। कितना कम दिया जाता है? तो अलग अलग रेंज है, अलग अलग स्टेट्स में 2 से लेकर 33% ऑफ द मिनिमम वेज से भी कम पैसा मिलता है मनरेगा के अंदर। लेकिन चूंकि लोगों को यहाँ पे पैसों की जरूरत है तो लोग किसी भी वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ता है। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज, वुमेन आउट नंबर मेन। देखिए, सोशल इंडिकेटर्स की बात की जाए तो ये न्यूज काफी अच्छी है। इस पर्टिकुलर हेल्थ सर्वे के हिसाब से, 5वें एडिशन ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, इंडिया में एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है, और ये डेमोग्राफिक शिफ्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये सर्वे जब 2015-16 में करवाया गया था ना,
तब ऐसा बोला गया था कि हर 1000 आदमियों पे 991 वुमेन है। लेकिन इस बार जो सर्वे हुआ है उसमें बोला गया कि हर 1000 आदमियों पे 1020 वुमेन है। मतलब जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वुमेन का विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये बढ़ रहा है और ये बोला जाएगा कि अच्छी बात है। हालांकि मैं बता दूं आपको, दिस प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इज टू मेन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स रेशियो एट बर्थ। हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है ना कि बच्चियों को पैदा करते वक्त ही मार देते हैं, ओवरऑल लोगों को लड़के ज्यादा चाहिए लड़कियां कम चाहिए, तो अगर कोई बच्ची का जन्म हो गया तो उसको कुछ घिनौने टाइप के लोग मार देते हैं, पैदा ही नहीं होने देते हैं, वो एक अलग चीज है। दैट इज सेक्स रेशियो एट बर्थ, वो एक अलग इंडिकेटर है। तो इन दोनों चीजों को आप कंफ्यूज मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इसके बारे में कुछ यहाँ पे राइट साइड में आपको एक मैप दिख रहा है। इस मैप में आपको दिख रहा है कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा है, मतलब मेन से ज्यादा वुमेन है। पंजाब में आपको 938 दिख रही है, बाकी इधर गुजरात में आपको 965 दिख रही है, बाकी ऑलमोस्ट बाकी सारे स्टेट से मध्य प्रदेश हो गया, इन सब में आपको ये कर्नाटका हो गया, कर्नाटका नहीं सॉरी महाराष्ट्र, तो इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर गुजरात हो गया, इधर लद्दाख हो गया, ठीक है ना, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन सब स्टेट्स में ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से कम है, बाकी सब जगह पे 1000 से ज्यादा है, मतलब वुमेन इज मोर देन मेन। ओके, तो मतलब एक डेमोग्राफिक शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ की। सेक्स रेशियो एट बर्थ नहीं इंप्रूव हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 2015-16 में हर 1000 मेल्स पे 919 था सेक्स रेशियो एट बर्थ, और अब कितना हो गया है, हर 1000 पे 929। मतलब अभी भी बच्चों में लड़कों के जन्म को लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लड़कियों के जन्म को कम प्रेफरेंस देते हैं। तो बॉयज के सर्वाइवल पैदा होने के बाद चांसेस ज्यादा हैं, लड़कियों के कम है। उसकी बहुत बड़ा वजह है, ठीक है, मतलब जो बच्चियां पैदा होती हैं उनको मार देना। तो अब आप में से कुछ लोग सवाल पूछोगे कि सर ये क्या लॉजिक हुआ कि पैदा ज्यादा लड़के हो रहे हैं, कम लड़कियां पैदा हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वे में निकल के आ रहा है कि औरतें ज्यादा हैं आदमी कम है, तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। मोर्टिलिटी रेट मेन में ज्यादा है, वुमेन में कम है, कितने सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितना माइग्रेशन हो रहा है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, सेक्स रेशियो एट बर्थ के हालात अभी भी इंडिया में बहुत गंदे हैं। प्रति 1000 बच्चों में मतलब प्रति 1000 फीमेल बॉयज, मतलब मेल बॉयज पे 929 फीमेल बच्चियां हैं, समझिए ये चीज है। फिर कुछ और फैक्टर्स हैं। अगर स्टेट वाइज ब्रेकअप देखा जाए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, तो इसमें एक और चीज पता चलती है कि ज्यादातर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2 से कम है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट का यहाँ पे क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। फर्टिलिटी रेट होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल 2.1 इज फर्टिलिटी रेट। तो एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ ओवरऑल, अब जैसे कि वैसे तो एक औरत का फर्टिलिटी रेट निकाला जाता है, लेकिन एक औरत की एक ही आदमी से शादी होगी, हम ये मान के यहाँ पे चल रहे हैं इस कैलकुलेशन में। इन दोनों ने मिलकर मान लो 2.1 बच्चे पैदा किए, तो आगे आने वाले समय में जब ये हस्बैंड वाइफ बूढ़े हो जाएंगे तो ये मर जाएंगे, इनके 2 बच्चे जिंदा बचेंगे। अब इस 2.1 में बहुत सारी मॉर्टिलिटीज होंगी, तो ओवरऑल इस 2.1 को आप 2 मान लो। तो 2 लोग मर गए और वो अपनी बजाय दुनिया में 2 लोग छोड़ गए, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, ना ज्यादा बढ़ी ना कम हुई। इसीलिए 2.1 को बोला जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है देश का, तो देश की पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, और अगर फर्टिलिटी रेट देश का 2.1 से कम है तो देश की पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में घटेगी। ये होता है लॉजिक, समझ गए? इसीलिए 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट को आइडियल बोला जाता है। लेकिन अच्छी बात यहां पे यह है कि जब इस एनएफएचएस के डाटा का स्टेट वाइज ब्रेकअप किया गया, तो ज्यादातर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से कम है, और अगर ये मेंटेन रहता है लॉन्ग टर्म में तो पॉपुलेशन कम होगी इंडिया की। ये चीज यहाँ पे निकल के आती है। 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिकली बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 2 बहुत बड़े राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, झारखंड। यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से ज्यादा है, और बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट है 3, ठीक है ना, मतलब एक वुमन ओवरऑल अपने लाइफ स्पैन में 3 बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन वहां पे भी इंप्रूवमेंट है। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 पे चले जाओ, तो बिहार में वुमेन का फर्टिलिटी रेट था 3.4,
अब 3 पे आ गया है तो मतलब एक इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल आप देखोगे टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में कम हो रहा है, मतलब जो हमारे देश में औरतें हैं वो उजागर हो रही हैं, जो सोसाइटी ओवरऑल है वो यहाँ पे उजागर हो रही है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। अब इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए तो भाई यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन डिवीजन है उसने फोरकास्ट किया है कि 2040 से लेकर 2050 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन पीक करेगी, अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगी, और वो मैक्सिमम होगा 160 करोड़ से लेके 180 करोड़ के रेंज में। इंडिया का टारगेट बस वही होगा कि हम 160 करोड़ तक ही निपटा दें, इससे ज्यादा ना जाए। गवर्नमेंट रिपोर्ट ये बोलती है, यूनाइटेड नेशंस ने तो प्रोजेक्ट किया था कि 2022 तक इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन इंडिया की एक गवर्नमेंट रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा एज द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन इन 2031। मतलब जितनी तेजी से पूरी दुनिया और यूनाइटेड नेशंस एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया की आबादी बढ़ेगी, इंडिया की आबादी उतनी तेजी से भी नहीं बढ़ रही है। केरला की बात की जाए तो भाई सेक्स रेशियो में केरला सबसे अच्छा है। ओवरऑल वुमेन टू मेन का रेशियो केरला में है 1121। एनएफएचएस 4 में ये 1049 था, एनएफएचएस 5 में 1121 है। लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेशियो अगर आप देखो तो वो बढ़ा है। एनएफएचएस 4 में टोटल फर्टिलिटी रेट केरला का था 1.6, अब वो हो गया है 1.8। ओके, फिर पिछले 5 सालों में केरला में सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन, इसमें कुछ गड़बड़ चीज देखने को मिली है। 2015-16 में हर 1000 मेल बच्चों पे 1047 फीमेल बच्चियां पैदा हो रही थी, लेकिन पिछले 5 सालों में केरला में हर 1000 मेल बच्चों पे 951 फीमेल बच्चियां पैदा हो रही हैं। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ ये थोड़ा डिस्टेबलाइज हुआ है केरला में। ये जो एनएफएचएस 5 सर्वे है, आप बोलोगे सर ये सब रिजल्ट निकल के कैसे आ रहे हैं? ये निकल के ऐसे आ रहे हैं कि पूरे देश में 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड्स में सर्वे करवाए गए, मतलब 6,10,000 घरों के अंदर जाके डाटा निकाल के 707 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया से डाटा निकाल के सर्वे करवाया गया। इस डाटा में 7,24,115 वुमेन और 1,01,839 मेन के डाटा को डिस्ट्रिक्ट वाइज सेग्रीगेट किया गया। जीएस पेपर ऑन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट टू रिविजिट इनकम क्राइटेरियन फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा। देखिए भैया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कोटे को लेके काफी प्रॉब्लम्स चल रही है और अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हुआ ये कि 29 जुलाई को एक सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला और ये जो ओबीसी कोटा था इसमें 27% ओबीसी कोटा और 10% जो रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, इसको नीट में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया। नीट वाले हाई कोर्ट में चले गए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और नीट के बच्चों ने बोला कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप दे रहे हो इसमें 8 लाख की लिमिट आपने कौन से हिसाब से रख रखी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की सरकार से पूछा कि भाई ये जो 8 लाख रुपए की एनुअल लिमिट आपने रखी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये कौन से ग्राउंड पे रखी है? एग्जैक्ट आप लॉजिक समझाओ हमको। अब सरकार प्रेशर में, भाई हम क्या लॉजिक दें? यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर घर के बच्चे जिनकी इनकम किसी तनख्वाह से नहीं आती बट उनके पास पैसे हैं, वो भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा उठा रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल भारत सरकार के ऊपर प्रेशर आया सुप्रीम कोर्ट का। तो भारत सरकार ने यहाँ पे बोला है कि ठीक है, आप हमको थोड़ा समय दीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चों को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है इसके लिए हम कुछ रूल्स लेके आएंगे। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने डिसीजन लिया है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके लिए हम नए प्रोविजंस लेके आएंगे, ऐसा अभी केंद्र की सरकार ने बोला है। नए प्रोविजन क्या होंगे पता नहीं। 4 हफ्ते का टाइम मांगा है केंद्र की सरकार ने और 4 हफ्ते के लिए नीट की काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। और इन 4 हफ्ते में ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर किस प्रकार से आप बच्चों को आइडेंटिफाई करोगे कि ये ईडब्ल्यूएस में आता है, ये नहीं आता है, इसके ऊपर सरकार कुछ नियम कानून यहाँ पे लेके आएगी। अभी के लिए तो ये बोला गया है कि वो फैमिलीज जहां पे 8 लाख रुपए से कम की एनुअल इनकम है, जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, वो लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा में। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको शायद सरकार अभी के लिए रिजॉल्व करेगी। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। यहाँ पे एक और कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10% रिजर्वेशन लाया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का।
इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और वो भी एक बड़ी बेंच के पास चल रहा है। मतलब ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट सही है गलत है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर केस चल रहा है। अब बड़ी दुख की बात है, 2019 का अमेंडमेंट है भाई, 2020 के यूपीएससी के बच्चे फाइनली सेलेक्ट भी हो चुके हैं, कई लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लग के आईएएस भी बन चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है। अब जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव भाई, केस का रिजल्ट दे दो आप, तो केस चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कई कई सालों तक। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन और फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 3 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये एक ऑटोनॉमस थिंक टैंक है, इसको पीछे से सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री का। इस थिंक टैंक ने यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं। इनका व्यू पॉइंट ये है कि अभी के लिए जो जीएसटी स्ट्रक्चर है ना, 5% का जीएसटी, 12% का जीएसटी, 18% का जीएसटी, 28% का जीएसटी, इसके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर 0% जीएसटी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 0.25% जीएसटी है, जैसे वो डायमंड्स जो पॉलिशिंग कटिंग के लिए इंडिया में आते हैं उनके ऊपर 0.25% जीएसटी है। तो 6 लेवल्स का जीएसटी स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। इसको बदल के आप एक काम करो, 3 रेट, मतलब ये 0% और 25% हटा दो, तो इस 4 हेडेड को 3 हेडेड में बदल दो। मतलब 3 जीएसटी के लेवल्स होंगे, या तो 8% जीएसटी, या 15% जीएसटी, या 30% जीएसटी। ऐसा बोला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। अब ये फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल बना चुकी है, जिसको हेड कर रहे हैं कर्नाटका के सीएम बसवराज बोमई। और इस पर्टिकुलर काउंसिल का रोल क्या है? टू प्रपोज अ रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स। मतलब कि ये जो 5, 12, 18 और 28% का जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर है, इसको रेशनलाइज करो, इसको दूसरे में मत लो। अब अगर आप किसी चीज को रेशनलाइज कर रहे हो, रीओरिएंट कर रहे हो, मतलब पुरानी चीज में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता था, इट वॉज समवेयर अराउंड 15.5%। तो 15.5% को यहाँ पे बोला गया रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। और जीएसटी में जो भी टैक्स रेट बनाए गए, उससे कम से कम ये तो टारगेट रखा गया कि पहले 15.5% टैक्स इकट्ठा करो। लेकिन इस जीएसटी के पूरे स्ट्रक्चर से जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो 11.6% हो रहा है। तो भारत सरकार ने बोला कि हम तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को भी नहीं मीट कर पा रहे हैं। मतलब कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो अमाउंट ऑफ पैसा है, वो परसेंटेज ऑफ पैसा है जो कि जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से पहले टैक्स की तरह भारत सरकार के पास आ रहा था। तो कम से कम उतना तो आए जीएसटी से पहले। तो इस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को भी हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस 3 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर को बनाने की बात कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। मैं आपको बता दूं, बस ये एक रिकमेंडेशन है, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी के लिए जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बनी है, बोमई साहब के अंदर ये रिपोर्ट देगी, फिर जीएसटी काउंसिल कुछ डिसीजन लेगी। अब समझिए, अभी के लिए 5, 12, 18 और 28% का जो स्लैब चल रहा है, 40% जो टैक्सेबल टर्नओवर है ना, ये 18% वाले ब्रैकेट में आता है। ठीक है, और आप इसको बदल किस में रहे हो? 8, 15 और 30 में। अब समझो, 8, 15 और 30 में इसको बदल रहे हो। किसको? 5, 12, 18 और 28 को। तो ये जो 12 और 18 वाला है, इनको मिला के आप 15 कर रहे हो। लेकिन अब प्रॉब्लम है, 12, 18 को मिला के आप 15 कर रहे हो, 40% टर्नओवर 18% वाले ब्रैकेट में आ रहा है। तो अब 18% वाले ब्रैकेट को अगर 15% करोगे, तो अभी जो जीएसटी टैक्स कलेक्शन हो रहे हैं वो और कम हो जाएंगे। तो वो जो और कम होंगे, उसको कंपेंसेट करने के लिए ये जो 5% वाला जीएसटी रेट है, इसको 8% किया जाएगा, और ये जो 28% वाला जीएसटी रेट है, इसको 30% किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि प्रेजेंट 5% वाले को नए में 8% करने से आप शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर पाओगे। और प्रेजेंट 28%, अब 28% जीएसटी किस पे लगाया जाता है? तो महंगे आइटम्स, मतलब लग्जरी आइटम जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, एरेटेड ड्रिंक्स, इस प्रकार की चीजों पे 28% जीएसटी लगाया जाता है। तो इसको 28 से 30 कर दो, तो भी आप 18% वाले जीएसटी को जब 15 करोगे, उससे जो घाटा होगा उसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 12% और 18% के ब्रैकेट को मिला के 15% कर रहे हो, तो इससे जो घाटा होगा, इस घाटे की अगर आपको भरपाई करनी है, तो अभी जिन चीजों के ऊपर 5% जीएसटी लगा रहे हो, उसको कम से कम 9% करना पड़ेगा, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। और अभी जिन चीजों के ऊपर 28% जीएसटी लगा रहे हो, उसको बढ़ा के कम से कम 38% करना पड़ेगा।
ऐसे व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। प्लस डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स, इन सब के ऊपर 0.25% जीएसटी लगता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर 3% जीएसटी लगता है। इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। इसको इसलिए नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि अब डायमंड एक हाई वर्थ आइटम है। छोटा सा डायमंड होगा, 5 लाख 10 लाख कीमत होगी, कुछ तो करोड़ों के होते हैं। अब इन डायमंड के ऊपर अगर तुम जीएसटी बढ़ा दोगे तो यहाँ पे स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, और सरकार वो नहीं चाहती है। 0.25 जीएसटी तो फिर भी इंपोर्टर दे देता है कि चलो ठीक है यार, 0.25% कुछ भी नहीं, लीगली काम करो। तो इन हाई वैल्यू चीजों के ऊपर ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं कर रही है सरकार। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे चल रही हैं। तो ये जो NIP FP की जो रिकमेंडेशन आई है, इसके ऊपर काफी बातचीत होगी और फिर एक प्रॉपर डिसीजन सरकार लेगी। तो किस प्रकार से टैक्स का रेशनलाइजेशन हो सकता है, इसका मैंने एक बेसिक इन्फो आपको दी। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंप्लीमेंटेशन एंड जीएस पेपर 3 में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज अलर्ट ऑन कोविड-19 वेरिएंट्स। देखिए, साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का वेरिएंट आया जिसको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अलर्ट इशू किया। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बोला है कि कोविड-19 वेरिएंट 8.1.1529 की 3 केसेस बोट्सवाना में, 6 केसेस साउथ अफ्रीका में, 1 केस हांगकांग में आया। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में बहुत सारे म्यूटेशंस, और ये म्यूटेशंस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो इनके पब्लिक हेल्थ जो इंपैक्ट हो सकते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। और चूंकि वीजा रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हो गए हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल खुल रहा है, तो भाई ये वेरिएंट इंडिया के अंदर ही पहुंच सकता है। इसलिए साउथ अफ्रीका से जो लोग भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, उनके सैंपल्स को इंसाकॉग के पास भेजा जा रहा है, इंडिया सार्स COVT जेनोमिक्स कंसोर्टियम के पास। अब ये जो वेरिएंट है 8.1.1529, इसके अंदर जो मल्टीपल म्यूटेशन है, ये कितने खतरनाक है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ओवरऑल इसको कंसर्न की तरह देखा जा रहा है, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखा जा रहा है। जीएस पेपर 2 हेल्थ में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट, कैबिनेट ने ओ स्मार्ट स्कीम को कंटिन्यू किया। ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर 7 स्कीम्स आती हैं। एक है ओशन टेक्नोलॉजी, एक है ओशन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, एक है ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, एक है ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, एक है आपकी मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, एक है कोस्टल रिसर्च, एक है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च व्हीकल्स। ये जो सारी की सारी सब स्कीम्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आने वाले ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं। इस ओ स्मार्ट स्कीम को 2021 से लेकर 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये पर्टिकुलर स्कीम पहले भी इंप्लीमेंट हो रही थी, इसको 5 साल के लिए एक्सटेंशन यहां पे दे दिया गया। 29 अगस्त 2018 को स्कीम को लॉन्च किया गया था। काम क्या था इसका? प्रमोटिंग ओशन रिसर्च एंड सेटिंग अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम। It aims to address social developmental activities like technology, surveys, science, resources and observation. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस स्कीम के अंदर कुछ पोटेंशियल होगा, इसके कुछ अचीवमेंट्स होंगे जिसके चलते इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, याद रखिएगा, टू प्रोवाइड फोरकास्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ ओशंस। मतलब ओशन को ऑब्जर्व करो, उसके बेसिस पे फोरकास्ट और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेटरी सर्वेस कराओ ताकि ओशन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज किया जा सके, डेवलप किया जा सके, हार्नेस किया जा सके। और फ्रंट रैंकिंग रिसर्च इन ओशन साइंसेस। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है 13 ASEM समिट हाइलाइट्स। 13वां एडिशन हुआ है एशिया यूरोप मीटिंग का। कहां हुआ है? ये बेसिकली वर्चुअली हो रहा है 25 नवंबर टू 26 नवंबर 2021। और इसमें जो इंडियन डेलीगेशन होगा उसको लीड करेंगे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। और समिट का जो टाइटल है वो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर शेयर ग्रोथ। वर्चुअल मोड में होगा, सारे 51 मेंबर कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और एशियन और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो एशिया यूरोपियन मीटिंग है ना, ASEM, काम क्या है? एक प्रकार का पॉलिटिकल डायलॉग फॉर्म है, रिलेशंस इनहैंस करना कंट्रीज के बीच में और कॉपरेशन की फोरम की तरह काम करना। बना कब था ये? ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च 1996 को फर्स्ट ASEM समिट हुआ था बैंकॉक में, थाईलैंड में, तभी ये बना था। 15 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन कमीशन और 7 मेंबर स्टेट्स ऑफ द एशियन, और उसके साथ जापान, चाइना और साउथ कोरिया ने मिलकर इसको बनाया था। बाद में और यूएन मेंबर स्टेट्स इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया और एशियन सेक्रेटरीट ने ज्वाइन किया 2008 में। 2010 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रशिया ने ज्वाइन किया। बांग्लादेश, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ने ज्वाइन किया 2012 में। 2014 में क्रोएशिया और कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया। लेटेस्ट 2021 में ASEM को ज्वाइन किया टर्की ने। तो टर्की ने 2021 में ज्वाइन किया है और इंडिया ने 2008 में ज्वाइन किया है। इसको स्पेसिफिकली याद रखना। बाइएनियल इवेंट है, मतलब 2 साल में एक बार होता है।
एक बार एशियन कंट्रीज में, एक बार यूरोपियन कंट्रीज में। पॉलिटिकल डायलॉग कंडक्ट करता है एशिया यूरोप के फील्ड में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, एजुकेशन, कल्चर, सोशल, हर चीज के ऊपर यहाँ पे बातचीत होती है। जीएस पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज भाई, जर्मनी की तरफ से 1.2 बिलियन यूरो की हेल्प अनाउंस की गई है। लगभग 10,025 करोड़ रुपए की हेल्प अनाउंस की गई है। और एक डेलीगेशन आया है जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का, इसने इस अनाउंसमेंट को किया है। देखिए, इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी रिपोर्टें आती रहती हैं। इस साल भी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने साफ साफ बोला है कि इंडिया भी सफर करेगा क्लाइमेट चेंज के चलते और जर्मनी भी बहुत सफर करेगा क्लाइमेट चेंज के चलते। और इंडिया जर्मनी को अगर आप मिला दो तो दुनिया के 9% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज ये दो कंट्रीज छोड़ते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इंडिया और जर्मनी दोनों ने कमिट किया है कि जो कोल पावर है इसके इस्तेमाल को हम कम करने की कोशिश करेंगे। जर्मनी ने साफ साफ बोल दिया कि 2038 तक तो हम कोल को इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। और इंडिया ने बोला है कि 2027 तक हम अपने 50 गीगावाट ऑफ कोल प्लांट्स को बंद कर देंगे। इंडिया ने एक मल्टीलेटरल कोल ट्रांजिशन प्रोग्राम भी ज्वाइन किया है और ये कोल ट्रांजिशन प्रोग्राम फंड करता है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में बहुत हद तक पैसा भेजता है जर्मनी। तो जर्मनी यहाँ पे एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आता है और डेवलप्ड कंट्री से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई है कि भाई आप डेवलपिंग कंट्री को पैसा दो ताकि ये अपने ग्रीन हाउस एमिशंस को बंद कर सके। तो यहाँ पे ऑलरेडी जर्मनी इंडिया की एनर्जी की फील्ड में मदद कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में मदद कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर की फील्ड में मदद कर रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग की फील्ड में मदद कर रहा है और इन सब चीजों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जर्मनी। जर्मनी और बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज मिलकर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। जो लेटेस्ट यहाँ पे आप कह लो जर्मनी की तरफ से प्रॉमिस आया है वो आया है एनर्जी की फील्ड में 713 मिलियन यूरोस, अर्बन डेवलपमेंट की फील्ड में 409 मिलियन यूरोस और एग्रो इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की फील्ड में 90 मिलियन यूरोस। कुल मिला के हो गया 1.2 बिलियन यूरोस। और इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंडिया की सोलर पावर जनरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और इंडिया को नज किया जाएगा कि वो कोल बेस्ड पावर को इस्तेमाल करना बंद कर दे। क्योंकि देखिए, जब तक इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज, स्पेसिफिकली इंडिया, आगे आने वाले समय में, चूंकि इंडिया अभी भी पूरे डेवलपमेंटल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है, तो अगर हम कोल पावर के इस्तेमाल पे आ गए तो भाई बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे और ये बात डेवलप्ड कंट्रीज जानती हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज को एक बात और अच्छी तरीके से पता है कि जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, जब तक हम पैसा नहीं देंगे, तब तक इंडिया कोल जलाता रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे एक शुरुआत की है जर्मनी ने पैसा देने की। इस प्रकार की पैसे और टेक्नोलॉजी फ्रांस, यूके, यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज को इंडिया को देना चाहिए ताकि इंडिया जल्दी से जल्दी जो भी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान्स हैं उनको कॉन्क्रीट लेवल पे इंप्लीमेंट कर सके। तो ये थी न्यूज भाई, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जीएस पेपर 3 में आपको ये न्यूज काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं वो भी आप नीचे देख सकते हैं। डेफिनेटली बाकी लोग पढ़ के उनसे कुछ जानेंगे। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, पढ़ते रहिए दोस्तों।